ओके। सो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग यार। और स्वागत है आप सभी का हमारे लेक्चर नंबर 2 में। और हमने रिसेंटली 2 दिन पहले अपने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, क्लास 10th के। और यहाँ पर आप प्यारे प्यारे अक्षरों में देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब वहां पर हमने देखा था कि ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन आई कैसे काम कर रहा होता है। ह्यूमन आई में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे हमने, कॉर्निया का क्या यूज होता है, आइरिस का क्या यूज होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें देखी थी, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है। और उससे ऐसी ही बहुत सारी कंपोनेंट्स थी जिनके हमने फंक्शनिंग को देखा था कि उसका वर्क क्या होता है वहां पर। रेटिना क्या होता है वहां पर, कैसे इमेज बनता है, ब्रेन उसे कैसे प्रोसेस करता है। फाइन। तो आज के लेक्चर में हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं इस चैप्टर में। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अपने बता रखा था कि ये जो चैप्टर है हमारा वो 3 से 4, एटमोस्ट 4 लेक्चर का होने वाला है। और उतने में ही हमारे ये चैप्टर चैप्टर नहीं भैया, चैप्टर। ठीक है, तो यार थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। तो चैप्टर ये जो है 4 लेक्चर एटमोस्ट खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर के अंदर। और ठीक है यार, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 का, ज्यादा बात ना करते हो। ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। और हमारा लेक्चर एटमोस्ट 1 आवर्स का होता है यार एटमोस्ट। ठीक है, 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे का होता है लेक्चर। उससे ज्यादा हम खींचते नहीं है लेक्चर, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को लेंदी लगने लगता है कि यार भैया ने इतना बड़ा लेक्चर बना दिया, अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे। फाइन। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। आगे हमने स्लाइड्स बना रखी है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा था कि ये जो चैप्टर है हमारा थियोरेटिकल है, मोस्टली 90 to 95% थियरीज है इसमें। तो जहां पर भी यूज होगा ना, वहां पर हम तुम्हें रे डायग्राम्स का यूज करके मतलब बताएंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। कलर चेंज करते हैं यार अपने पेन का। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। फाइन। तो सबसे पहले इससे समझते हैं हम कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म दिखता कैसा है। ठीक है, तो यार देखते हैं अपने टूल्स का यहाँ पर यूज करते हैं यार। और बनाते हैं एक प्यारा सा प्रिज्म। ये बना दिया हमने प्रिज्म। भैया ये तो ट्रायंगल है, ये प्रिज्म कैसे हुआ। देखो बताता हूं मैं। ठीक है, इसका हम सबसे पहले नाम देते हैं। ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, ये साइड हो गया सी। फाइन। अब देखो प्रिज्म होता कैसा है ना, प्रिज्म 3D होता है, 2D नहीं होता, प्रिज्म 3D होता है। अब 3 डायमेंशनल में कैसा होता है देखो, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखते हैं यार टूल्स में क्या क्या दे रखा है। देखो प्यारा सा प्रिज्म दे रखा है यार, यहाँ पर बनाते हैं उसे। फाइन। यूज करते हैं हम अपने ब्लू कलर का, चलो छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि कैसा होता है। 1 मिनट, ये प्रिज्म नहीं है, ये कुछ और ही है भाई। ये है प्रिज्म। हाँ, देखो ये है तुम्हारा प्रिज्म। फाइन। यहाँ पर मूव करते हैं इसे और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिज्म कैसा है। मान लो ये वाले साइड का नाम है तुम्हारा ए, ये वाला साइड है तुम्हारा बी, ये वाला साइड है तुम्हारा सी। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट पीछे है, पीछे पीछे है मतलब। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, एक देखो ध्यान से देखना, ध्यान से हम एरिया को सेट करेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, ये एक फेस है। ठीक है, ये वाला जो एरिया हमने सेट किया अभी, ये वाला एक फेस है इसका। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जिसे हम सेट कर रहे हैं अभी, ये वाला दूसरा फेस है। ठीक है, बहुत सही भैया। अब देखो इसका तीसरा एरिया कहाँ पर है। यार हमने व्हाइट कलर ले लिया, व्हाइट कलर से तो दिखेगा है। देखो तीसरा एरिया ये इसका नीचे वाला है, नीचे वाला एरिया जिसपे ये रखा हुआ है, जैसे ये प्लेन जिसपे ये रखा हुआ है। ठीक है, ये तीसरा इसका प्लेन है।
अब चौथा प्लेन कहाँ है भैया? जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, ए बी और सी, ए बी और सी, ये वाला जो प्लेन है, ये है तुम्हारा फ्रंट एरिया इस प्रिज्म का। तो प्रिज्म में टोटल चार फेसेस होते हैं, एक आगे, एक ऐसे साइड में, एक ऐसे साइड में, और एक नीचे। टोटल चार फेसेस। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रिज्म। अब हमें समझना है यार, आगे एक फिगर भी दे रखा होगा शायद एनसीईआरटी में। हाँ देखो, ये वाला है प्रिज्म तुम्हारा। फाइन। आगे देखते हैं, तो आगे डिस्पर्सन का दे रखा है शायद। हाँ, चलो, इस चीज को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज एक्चुअली में दे रखा नहीं है, तो इसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि प्रिज्म दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रिफ्रैक्शन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऐसे होता कैसे है। रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म से कैसे होता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं अभी। तो यार हम क्या करते हैं ना, एक स्लाइड को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इधर देखते हैं एक प्रिज्म बना के प्यारा सा, कि एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, और यहाँ पर हम टॉपिक भी दे देते हैं अपना, लिख लेते हैं यहाँ पर। मोटा लिख रहा है यार, तो एक मिनट। उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं, पेन के साइज को, और सही है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ना आप एक प्यारा सा प्रिज्म बना लो। बहुत बढ़िया भाई, लो बना लिया प्रिज्म। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हमने क्या किया है कि प्रिज्म का आगे वाला फेस लिया है। ठीक है, प्रिज्म का हमने क्या किया है, आगे वाला फेस लिया है। इसे बीच में मूव कर लेते हैं हम, और स्टार्ट करते हैं इसके रे डायग्राम से। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, कलर चेंज करके। ये वाला मान लो पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारे ये है बी, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा सी। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार हम अपने पेन का। चलो सही है। अब एक मिनट। हाँ, अब क्या करते हैं कि हम इनसे रे डायग्राम्स बनाते हैं। क्या करते हैं हम, रे डायग्राम्स बनाते हैं। चलो, ऐसे कोई रे आई यहाँ पर, एक मिनट, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से विजुअलाइज हो यार आगे चीजें। ये नहीं कि ऐसे बना लिए फिर बाद में पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक रे बना ली, दूसरे रे को हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ये मान लो तुम्हारी दूसरी रे है। सही। अब हम तीसरी रे बनाते हैं अलग कलर से, और ये मान लो तुम्हारी तीसरी रे है। ठीक है, बहुत सही। अब हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, सारी रेस को एक्सटेंड करते हुए। ये रे ऐसे जाना चाहती थी, इसे हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, कलर चेंज करके हम इसे बना लेते हैं ऐसे। बहुत सही। अब इन पॉइंट्स पर हम नॉर्मल बना लेते हैं यार। देखो तुम्हें नॉर्मल पता होगा, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल होता है कि किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा हो। ठीक है, वो होता है तुम्हारा नॉर्मल पॉइंट। ये हमने बना लिया बहुत ही प्यारा सा नॉर्मल, और इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये जो रे है तुम्हारी, ये वाली रे, ये वाली रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है तुम्हारी, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे।
और ये वाली जो रे तुम्हारी बाहर निकल कर आ रही है, दिस इज योर एमर्जेंट रे। ये क्या है? एमर्जेंट रे। सही है। अब हमने समझ लिया एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। जो सबसे ऊपर वाला एंगल है, दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट रे, जो रे अंदर आ रही है, दैट इज योर इंसिडेंट रे। अंदर जो रे जा रही है प्रिज्म के थ्रू, वो है रेफ्रैक्टेड रे। और जो रे बाहर निकल रही है, दैट इज योर एमर्जेंट रे। ये तीन रेज हो गई, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है। ठीक है। कलर चेंज करते हैं और देखते हैं इन चीजों को। ये क्या है तुम्हारा? ये है नॉर्मल। दिस इज नथिंग बट योर नॉर्मल। और ये भी क्या है तुम्हारा? ये वाला, ये जो लाइन है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल कैसे है? ये ना 90 डिग्री बना रहे हैं इसके साथ। ये जो फेस है तुम्हारा, इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। ये जो फेस है तुम्हारा, इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। दैट इज वाई दिस इज नॉर्मल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, क्लियरली बना लेते हैं थोड़ा, ताकि देखने में ईज हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये तीन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है। सही है। चलो देखते हैं। कलर चेंज करते हैं और इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही होती है। नॉर्मल ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इधर हमें देखना है रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है। ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बहुत सही। ये वाली जो रे है तुम्हारी, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। तो हमें क्या जानना है? रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसे फिर से विजुअलाइज करने के लिए। अब देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल, इसे हमने एक्सटेंड कर दिया। और यहां पर हमारा ये हो गया नॉर्मल, ये वाले केस में ये हो गया हमारा नॉर्मल। इसे भी हमने एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ। अब होता क्या है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे बन रही है, ये वाला और ये वाले, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। एक मिनट, हम इसे, इस लाइन को यहाँ पर टच कर लेते हैं। ये जो पिंक कलर की रे है ना, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। अब हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं अपने रिफ्रैक्टेड एंगल को। देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, मेरे एरो को ध्यान से देखना स्क्रीन पर। ये वाला जो एंगल है, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो योर रिफ्रैक्टेड एंगल। पहला वाला जो है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल वन। दूसरा वाला है वो है जो रिफ्रैक्टेड एंगल टू। वो क्या रहा है? इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे गई। तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल वन वन। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म से इसको बाहर निकलना था, तो ऐसे मुड़ी और बाहर निकल गई। तो क्या हुआ कि एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो वो जो एंगल बना रहा होगा ना नॉर्मल के साथ, दैट इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल टू। ठीक है। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना कलर चेंज करके। ये वाला है जो तुम्हारा, ये है R1। और ये जो है ये वाला एंगल, ये है तुम्हारा R2। आई होप यार दिख रहा होगा, इसलिए मैंने जूम करके दिखाया ऐसे। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं R, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं R1 कॉमा R2। ठीक है। दिस बोथ आर कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ठीक है। इसे तुम लिख लेना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखते हैं हम एमर्जेंट रे क्या होती है, एमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। देखो यहाँ पर ई लिखा हुआ है ना, ई लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो इमरजेंट एंगल क्या होती है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है कि इमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होती है, नॉर्मल के साथ इमरजेंट रे जो एंगल बना रही होती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां पर हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है ये ई। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इमरजेंस। इसे हम कलर चेंज करके लिख लेते हैं यार नीचे। ई इज योर एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखो, हमें देखना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं साइड में, इस चीज को समझने के लिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को हमें देखना है ना। चलो चलो देखते हैं यार, कलर चेंज करके ऑरेंज कलर लेते हैं और देखते हैं, यहाँ पर जूम इन करते हैं इस ट्रायंगल को और देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। यहाँ पर हमने बढ़िया से जूम इन कर दिया और हम अब समझने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। चलो, इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन वो नहीं जा पाई उस डायरेक्शन में। और वो क्या करी कि इस डायरेक्शन में मुड़ गई, ये वाले रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में मुड़ गई। ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में मुड़ गई। अब यहां से भी ये ऐसे सीधा जाना चाहती थी, देखो अगर इसे हम एक्सटेंड करें तो ऐसे ये सीधा जाना चाहती थी, ऐसे सीधा इस डायरेक्शन में ऐसे सीधा जाना चाहती थी। लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे सीधा ना जाके एक और बार रिफ्रैक्ट हुई और फिर से ये मुड़ गई। ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में मुड़ी, ऐसे जाने लगी, ऐसे ऐसे जाने लगी। ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई ऐसे थी, लेकिन फाइनली जो रे निकल रही है प्रिज्म से वो ऐसे जा रही है। तो इन दोनों के बीच में, इसको तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे, इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड करोगे, तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो हमने किया क्या यहाँ पर, इसे अगर तुम समझने की कोशिश करो, हमने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, हमने इमरजेंट रे को एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, ये वाला एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं यार यहाँ पर, साइज को छोटा करते हैं अपने स्क्रीन का और इसे हम ऐसी साइड में करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलो यहाँ साइड में हम कहीं लिख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस डेल, डेल इज नथिंग बट एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। एक काम करते हैं यार, इसे हम सही से लिख लेते हैं एंगल को, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। इंसिडेंट रे हमने समझ लिया, इंसिडेंट रे हमने समझ लिया, रिफ्रैक्टेड रे देख लिया, इमरजेंट रे देख लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म देख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देख लिया भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लिया। ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस भी देख लिया, फाइन। और एंगल ऑफ डेविएशन भी देख लिया। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है डी से दे रखा है, तो हम यहाँ पर डेल से भी लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुक में दे रखा है ना उसे तुम ऑफिशियली मतलब प्रेफर करना। तो इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डी ही लिख लेते हैं। ठीक है। इसे हम यहाँ पर डी लिख लेते हैं, इसे भी मिटाकर हम यहाँ पर डी लिख लेते हैं। ये है तुम्हारा डी, एंगल ऑफ डेविएशन।
दिस इज योर टी, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो। तो हमने इन सारी चीजों को अपनी पिछले डायग्राम में अच्छे से समझ लिया, और रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है उसे भी हमने समझ लिया। ठीक है, बहुत सही भैया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ दिया है क्या भैया? जरा पढ़ लेना एक बार। ठीक है यार, चलो पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यार, बस एक्सप्लेन किया हुआ है। हियर पी इज द इंसिडेंट रे, ईएफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड एफएस इज द इमर्जेंट रे। यू मे नोट दैट a ray light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards the normal. At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air, hence it has bent away from the normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle of direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. चलो, अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। इसे और जूम इन करते हैं, और जूम इन करते हैं थोड़ा, और इसे हम समझते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल रही है। तो इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। और बाकी सारी चीजों को ये एक्सप्लेन कर रखा है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, इधर इमर्जेंट रे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन अभी हमने समझा दिया। कि जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो फाइनल रे इधर लीव कर रही है प्रिज्म को, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। कि वो जो एक्चुअल पाथ में आ रही थी और वो किस पाथ में जा रही है, उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन आया, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो दूसरा चीज यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरा चीज ये बोला है कि अब देखो होता क्या है कि मान लो तुम्हें बोला जाए कि तुम अभी इस इन्वायरमेंट में दौड़ो, ठीक है, खुले में दौड़ो। तुम बहुत तेज दौड़ोगे यार, अपना पूरा जान लगा के दौड़ोगे। अब तुम्हें बोला जाए कि भाई जाओ पानी में कूद जाओ और पानी में दौड़ो, तुम्हारा स्पीड क्या होगा, तेज होगा या स्लो होगा, बताना जरा। भैया अगर हम पानी में दौड़ते हैं तो हमारा तो स्पीड स्लो हो जाएगा भैया, हम तो बहुत धीरे दौड़ेंगे। बहुत सही यार। तो यही चीज यहाँ पर भी होता है। अब प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म होता है तुम्हारे ग्लास का। कैसे बनता है प्रिज्म? ग्लास से बनता है। अब हो क्या रहा है कि लाइट का स्पीड जो एयर में होता है ना वो बहुत तेज होता है एज कंपेयर टू लाइट का स्पीड जो ग्लास में होता है। तो ये बताओ कि जब कोई चीज बहुत तेज दौड़ रही है, ठीक है, और उसको तुम अचानक से मीडियम चेंज कर देते हो और वो स्लो हो जाती है, तो उसका क्या होगा भैया? उसका तो स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा भैया, सबसे पहला बात। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब बताओ, जब स्पीड स्लो हो जाएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो। अब इस केस में क्या होता है ना, मान लो यहाँ पर हम बनाते हैं दो मीडियम। ठीक है, ये वाला जो है मीडियम, ये है तुम्हारा मीडियम वन, और ये है तुम्हारा मीडियम टू। मीडियम वन मान लो तुम्हारा है एयर, और मीडियम टू मान लो तुम्हारा है ग्लास। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो, ऐसे एक नॉर्मल भी हम बना लेते हैं समझने के लिए। रेस को बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट रे आई, ऐसे। ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे आती है और ऐसे रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इस चीज को भी विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जाना ऐसे चाहिए था इंसिडेंट रे को, ध्यान से देखना। अब हम कल का यूज करते हैं, देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, उसे जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब वो एयर से ग्लास में गई ना, एयर से ग्लास में, अब ये वाला क्या है तुम्हारा, दिस इज योर नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड दिस इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखो वो क्या रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, एकदम मजे में चल रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत सही, यहां भी आ गई। लेकिन जैसे ही इस सरफेस को ये क्रॉस करती है, इस सरफेस को जैसे ही ये क्रॉस करती है,
तो ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में चली जाती है। क्या हो रहा है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है। अब जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाती है ना, तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है अचानक से। जब अचानक से स्पीड स्लो होता है ना, तो ये क्या होता है कि इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो जाती है इस डायरेक्शन में। ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे जाने लगती है, फिर ऐसे जाने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गई, इस डायरेक्शन में ऐसे बेंड हो गई, और इस डायरेक्शन में ये ऐसे जाने लगी। ठीक है, रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि इस पॉइंट पर आके वो ऐसे बेंड हो गई और फिर ऐसे जाने लगी। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गई कैसे, ऐसे गई। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है, अब इधर हुआ क्या कि रे ऐसे जा रही थी, लेकिन ऐसे ना जाकर वो ऐसे बेंड हो गई और ऐसे जाने लगी। तो यहां पर हुआ क्या कि ये जो रे है तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। ठीक है, ये रे क्या हुई, यहाँ पर हम एक पॉइंट को लिखते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर एक प्यारे से पॉइंट को लिखते हैं। when the light rays enters from one medium to other medium, where speed of light in medium 1 is greater than speed of light in medium 2, then the refracted ray moves towards normal। क्या है, ये बोल रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होती है, जहां पर मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है, तो होता क्या है कि जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है ना, तो वहां पर दूसरे मीडियम में जैसे ही वो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल ऐसे है तुम्हारा, तो ऐसे ना जाकर वो रे ऐसे बेंड हो जाती है और फिर नॉर्मल की तरफ ऐसे चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस चीज को तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि मीडियम 1 में एयर है, मीडियम 2 में ग्लास है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एयर, मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होता है और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम होता है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही इंसिडेंट रे जा रही है दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी और फिर चली जाएगी। देखो यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर, एक मिनट को, देखो उस चीज को हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं। इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे, और फिर इस डायरेक्शन में वो आगे मूव करती है। समझ आया, ऐसे बेंड हो जाती है और इस डायरेक्शन में वो आगे फिर मूव करती है। तो ये किस साइड बेंड हुई, नॉर्मल के साइड बेंड हुई या नॉर्मल से ऊपर बेंड हुई? भैया, नॉर्मल तो हमारा इस साइड है, और ये नॉर्मल के साइड ही आना चाहती है, ये नॉर्मल के साइड बेंड हुई है भैया। तो यही चीज हम वहां पर लिख कर आए हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है, और पहले मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है कि तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और फिर आगे चल जाती है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब हम दूसरे चीज को अगर हम लिखें, दूसरे चीज को अगर हम लिखते हैं कलर चेंज करके, ठीक है, चलो इसी कलर से लिखते हैं। when speed of light in medium 2
is greater than medium 1, then the refracted ray bends moves away from the normal। ये है तुम्हारा दूसरा केस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा दूसरा केस। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट मान लो मीडियम टू में ज्यादा है मीडियम वन से। देखो इस चीज को हम प्रिज्म से समझते हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये है ग्लास, ये है तुम्हारा एयर, और ये फिर से क्या है तुम्हारा, यहाँ पर है एयर। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जा रही है। जब इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जा रही होती है तो यहां पर तुम्हारा जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ज्यादा होगा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो यहां पर क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंसिडेंट रे क्या हुई, यहाँ पर ऐसे आ रही थी भैया, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे ना जाकर वो ऐसे बेंड हो गई। बिल्कुल सही भैया, ये देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई भैया, बहुत सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मान लो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये वाला जो रे है तुम्हारा ये इंसिडेंट रे है, और ये है तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये रे बाहर निकलती है तो ये ऐसे जाती है। ठीक है, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये जाती है ऐसे, इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये क्या हुआ, ये तो तुम्हारा नॉर्मल है, ये वाला जो है तुम्हारा ये है नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल है लेकिन ये रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। ठीक है, यहाँ पर रे क्या हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। तो इधर क्या हो रहा है भैया, ये जो ग्लास से ना एयर में जा रही है। अब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट भैया ना कम होता है और एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। तो यही चीज हमने अभी पिछले स्टेटमेंट में लिखा है कि जब मीडियम वन में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो, मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, तो क्या होता है कि जो तुम्हारी रे है, जो रे आ रही है, वो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना, वो तुम्हारी नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, पहले केस में क्या होगा, वो नॉर्मल के पास आएगी, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर नॉर्मल से दूर चली गई, हुआ ना। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये क्या हुआ कि ऐसे बेंड होकर और फिर इस डायरेक्शन में ऐसे गई। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर गई है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इस चीज को हम मिटा लेते हैं। चलो, इस चीज को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। ये वाला है तुम्हारा एयर, ये है तुम्हारा ग्लास, और ये है तुम्हारा एयर। ठीक है, ये सारी नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि और क्या देखना है। ये हमने अच्छे से समझ लिया अपने प्रिज्म को, और रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म से। अब देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन होता है ना, जैसे कि तुम्हारे मान लो तुम्हारे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट। ठीक है भैया, व्हाइट लाइट समझ लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है, जैसे रेनबो कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रेनबो कैसे बनता है, तो भैया रेनबो में ना, देखो अभी तो तुम्हें पता नहीं है यार, रेनबो का हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा क्विक अपना रिव्यू ले लेते हैं, क्विक वर्जन ले लेते हैं कि रेनबो बनता कैसे है। ठीक है, अब देखो रेनबो क्या होता है कि व्हाइट लाइट सन से आ रही होती है, ऐसे व्हाइट लाइट सन से आ रही है। ठीक है, अब जब बारिश होता है ना, रेगुलरली तुमने कभी जनरली देखा होगा कि जब बारिश होता है ना तभी, और धूप हल्का सा हो रखा होता है, तभी हमारा रेनबो बनकर आता है। वो कैसे होता है, व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है, इसमें डिस्पर्सन का कंसेप्ट है। ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे आ रही है, जो ड्रॉप्स हैं, वाटर की ड्रॉप्स हैं, यहाँ पर मान लो इसे हम अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है,
ये जो है तुम्हारा वाटर का ड्रॉप है, ठीक है, ये तुम्हारा वाटर का ड्रॉप है। यहां से क्या होता है कि ये व्हाइट रे जो है ना, वो इस वाटर ड्रॉप से रिफ्रैक्ट होती है, और फिर ऐसे 7 रेज में ये कन्वर्ट हो जाती है। 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है, ऐसे 7 रेज में ये डिस्पर्स हो जाती है। तो जब एक रे 7 रे में कन्वर्ट हो जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये क्या होता है तुम्हारा डिस्पर्सन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यार, या फिर यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा होगा, उसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कुछ, यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिसिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर्स इन अ रेनबो। हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। तो ये चीज होता है तुम्हारे डिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्जन की वजह से, ठीक है। डिस्पर्जन क्या करता है कि तुम्हारी व्हाइट लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है, और उसे 7 डिफरेंट कलर्स में, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। इसे हम आगे देखते हैं यार, आगे दे रखा होगा। चलो आगे वाले पेज में हम मूव करते हैं। यहाँ पर तो हमने अपने स्टेटमेंट को लिखा है, चलो आगे मूव करते हैं। और हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, यहाँ पर 7 कलर में डिस्पर्स हो गया, ठीक है। व्हाइट बीम ऑफ लाइट आ रही थी, और वो ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्स होकर 7 डिफरेंट कलर्स में चली जाती है। 7 डिफरेंट कलर्स, VIBGYOR। ये होता है वॉयलेट, ये होता है इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, ये होता है ऑरेंज, और ये लास्ट वाला कलर होता है तुम्हारा रेड, ठीक है। इन सारी कलर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस चीज को तुम याद रखना हमेशा, ठीक है। VIBGYOR, विक्योर। इसे हम डब्बे में डाल लेते हैं। तो और डब्बा सिलेक्ट करते हैं, डब्बा रेड कलर से, और इसे ऐसे डब्बे में डाल लेते हैं, ठीक है। इस चीज को तुम याद रखना, VIBGYOR, विग्योर। विग्योर से इसे हमेशा से रट लेना, ठीक है। तुम्हें ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रेनबो के 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो विग्योर तुम्हें याद रहेगा ना, तो तुम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो वहां एग्जाम में, ठीक है। तो होता क्या है, जब व्हाइट रेज ऐसे आ रही होती है, तो वो सारी रेज में रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। सारी की सारी व्हाइट रेज पार्टिकल्स से, जो रेन ड्रॉपलेट्स होती है, रेन की ड्रॉपलेट्स, उनसे वो रिफ्रैक्ट होती हैं, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से उनका डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन क्या होता है, एक व्हाइट कलर का डिस्ट्रीब्यूशन इन 7 डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं यार इस चीज को, मतलब यहाँ पर देखते हैं, द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट रे इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। Note the colors that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of colors that you see on the screen? The various colors seen are, यहाँ पर देखो तुम अंडरलाइन कर लो, the various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ठीक है। अब इसे भी तुम अंडरलाइन कर लो, क्यों, ठीक है। विल हेल्प यू टू रिमेम्बर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। इससे तुम क्या कर सकते हो, कलर के सीक्वेंस को याद कर सकते हो। विग्योर, नीचे से देखो, नीचे से ऊपर जाओ, यहाँ वॉयलेट है और यहाँ पर रेड है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। इसे अंडरलाइन कर लो, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। The band of colored components of a light beam is called its spectrum, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक मिनट। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, ये जो बैंड आ रहा है ना कलर्ड कंपोनेंट्स का, ये जो बैंड आ रहा है विग्योर, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसे अंडरलाइन कर लो। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली,
जब भी तुम्हारा रेनबो बनकर आता है तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये सातों कलर्स परफेक्टली नहीं दिखती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इनका मिक्सचर दिखता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर जो रेनबो बना हुआ है, यहाँ पर सारी कलर्स एग्जैक्टली अलग अलग नहीं दिख रही है, कुछ कुछ कलर्स मिक्सड अप दिख रही है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ये सारी कलर्स एक साथ एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल नहीं होती हैं। Yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component called is called dispersion. देख यहाँ पर लिखा हुआ है, the splitting of light into its component colors is called dispersion. तो यहाँ पर सोर्स लाइट क्या था, सन था। सन क्या किया, व्हाइट लाइट पास किया। अब ये व्हाइट लाइट्स अपने सात डिफरेंट कलर्स में, सात डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स में स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ये बाहर आए। अब ये जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर आए, ये सात डिफरेंट कंपोनेंट्स थे ये व्हाइट कलर की। तो ये जो सात डिफरेंट कंपोनेंट में ये बाहर आई ना रिफ्रैक्शन के बाद, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्पर्जन। इस चीज को भी तुम अंडरलाइन कर लेना अपने बुक पर। ठीक है, यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स सेवन कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। क्या करता है प्रिज्म, व्हाइट लाइट को उसके सेवन डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, why do we get these colors? Different colors of light bend through different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism. The red light bends the least while the violet the most. Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct colors that we see in a spectrum. देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है तुम्हारा, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है कि जो डिफरेंट कलर्स होती है ना, बी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये सात डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, ये जो सातों डिफरेंट कलर्स हैं, जब ये प्रिज्म से पास होती है ना, तो अब ये तो तुम्हें पता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जहां पर पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड करती है जब मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है। जब मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होता है तो तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का ये जो बेंडिंग वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर लिख लो तुम कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट। ठीक है, होता क्या है कि डिफरेंट कलर्स के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जितना वो बेंड कर रही है नॉर्मल से, नॉर्मल की ओर, ठीक है, नॉर्मल की ओर जितना वो बेंड कर रही है, वो सारे कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। अब जब सारे कलर्स के लिए वो डिफरेंट होता है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट अपना बैंड मिल जाता है, जहां पर वो रिफ्रैक्ट होकर फाइनली एमर्ज कर सकती है प्रिज्म से। और वो जो एमर्ज रे होती है, वो फाइनली जाकर स्काई में हमारे बढ़िया सा ऐसे रेनबो बनाती है, जहां पर हम डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें रेनबो विजिबल होता है। अगर मान लो सारी जो तुम्हारी कलर्स हैं वो सेम एंगल पर बेंड हो रही होती, तो वो जो जैसे रे गई वैसे ही वो बाहर भी आ जाती, एक ही बैंड में सारी की सारी कलर दिखती। अब जब सारी की सारी कलर एक ही बैंड में है तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट कलर है, क्योंकि व्हाइट कलर से ही वो सारी रेस निकली थी। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कंसेप्ट कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे दिखता है रेनबो में। रेनबो में डिफरेंट कलर कैसे दिखता है, देखो होता क्या है, व्हाइट रे गई, हर एक कलर का अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी रेनबो में। ठीक है, यहाँ पर देखो रेनबो में हमें यार ऑरेंज दिख रहा है, रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, हल्का सा ब्लू भी दिख रहा है, इंडिगो भी हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी कलर्स हल्की हल्की अलग अलग दिख रही हैं। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनका बैंड अलग अलग है। क्यों बैंड अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है। समझ आ गया, हर कलर का अपना एक इंडिविजुअल, अपना एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उन कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फाइनल रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, चलो बहुत सही, अब आगे मूव करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
आइजैक न्यूटन Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. देखो इस चीज को अंडरलाइन कर लो, तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है कि सबसे पहला पर्सन कौन था जो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को ऑब्जर्व किया था, तो वो था आइजैक न्यूटन. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. ठीक है. वो क्या करता है कि प्रिज्म का यूज करता है इस स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए. हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स. ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन. वो क्या करता है कि वो सारे कलर्स को ना ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या करता है वो कि दूसरे प्रिज्म को ना उल्टा करके फिर से लगा देता है. जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा, देखो भाई, ये वाला ये वाला केस जो है, यहाँ पर सबसे पहला प्रिज्म ऐसे लगा हुआ है. फिर उसने क्या किया, दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया. तो उसे ऑब्जर्व क्या हुआ ना कि जब हमने व्हाइट लाइट दिया, तो स्क्रीन पे जब हमारा ऑप्टेन हुआ ना लाइट, वो भी व्हाइट कलर का. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी व्हाइट लाइट थी, सबसे पहले प्रिज्म से जाकर डिस्पर्जन हुआ उसका 7 डिफरेंट कलर्स में. अब ये 7 डिफरेंट कलर्स को हमने जब उल्टा करके फिर से प्रिज्म से पास कराया, तो ये सारी जो कलर्स थी ना, डिफरेंट 7 कलर्स, ये सारी की सारी एक फिर से बनकर एक व्हाइट लाइट क्रिएट करती है. ठीक है. तो हम अगर प्रिज्म को ऐसे सीधा करके रखते हैं, फिर उल्टा करके ऐसे ही रख देते हैं और व्हाइट लाइट को पास करते हैं, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होता है वो भी हमारा व्हाइट लाइट ही होता है. ठीक है. यही एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in figure 10.6. This, with respect to the first, this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. ठीक है. अब इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो सनलाइट होती है ना हमारी, वो व्हाइट कलर से बनी होती है. ठीक है. इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से उसने आइडेंटिफाई किया कि सनलाइट की जो रेज होती है वो व्हाइट कलर की होती है. ठीक है. क्यों, ये कैसे हुआ? अब पहला प्रिज्म उसने रखा, दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिया. पहले व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में डिस्पर्स हुई. ये जो डिस्पर्स्ड लाइट्स थी, ये फिर से रिफ्रैक्ट होकर एक फाइनल आउटपुट निकालती है जो कि व्हाइट कलर का होता है. और ये जो हमारा फाइनल आउटपुट स्क्रीन पे निकलता है, तो वो व्हाइट कलर का आता है. तो इससे उसने बताया कि जो सन की रेज होती हैं वो एक्चुअली में व्हाइट कलर की होती हैं. ठीक है. चलो, बहुत सही. ये हमने पढ़ लिया अपने न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को. अब हम आगे मूव करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है. एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड एज व्हाइट लाइट. इस चीज को अंडरलाइन करूंगा. ठीक है. Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is offered often referred as white light. ठीक है. ये चीज हो गया. अब देखो, यहाँ पर तुम्हारी रेनबो की रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है वो दे रखा है. सनलाइट ऐसे आती है. ठीक है. ये रेन ड्रॉप है तुम्हारा. रेन ड्रॉप के अंदर सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट होती है. ठीक है. फिर से रिफ्रैक्ट होती है. फिर से रिफ्रैक्ट होती है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है फिर से. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है. फिर से रिफ्रैक्ट होती है. और फिर से यहाँ पर 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ये वाला देखो, ये रेड कलर है और ये तुम्हारा वायलेट कलर है. तो बी से आर के बीच में ये सारी की सारी रेस रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है. और ये हमारा एक पैटर्न बनता है विग्योर का. ठीक है. वायलेट, इंडिगो, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे. ठीक है. सारे का सारा हमारे स्पेक्ट्रम बन जाता है PIBGYOR. ठीक है. इसकी वजह से ये रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों होता है. क्या होता है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन. ठीक है. ये समझ आ गया. अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of light. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. कैसे कॉज होता है? It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. होता क्या है? ये तुम्हारी ड्रॉपलेट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी
तो डिस्पर्सन तो अगले सेक्शन में होगा ना, इसके बाद होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा रेनबो निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा सन है, तो यहाँ पर रेनबो निकलेगा। ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो सन यहाँ पर है तो रेनबो इस साइड में निकलेगा। ये नहीं कि रेनबो इसी साइड में बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है, ये रेन ड्रॉपलेट्स है यहाँ पर। दिस इज योर रेन ड्रॉपलेट्स। व्हाइट लाइट आ रही है, रेन ड्रॉपलेट से रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर उसका डिस्पर्जन हो रहा है, और डिस्पर्जन होकर वो एक बैंड ऑफ, वो मतलब स्पेक्ट्रम में निकल रही है, और यहाँ पर अपोजिट साइड पर एक रेनबो का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमेशा सन के अपोजिट साइड में रेनबो बनता है। तो इसे भी तुम अंडरलाइन कर लो। रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती है, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। They refract and disperse the incident sunlight. क्या करती है ये? They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different color reach the observer's eye. ये पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बोल सकता है एक्सप्लेन करो कि रेन ड्रॉप से होता क्या है। ठीक है, रेन ड्रॉप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले व्हाइट लाइट आती है सनलाइट से, रिफ्रैक्ट होती है रेन ड्रॉप में, फिर अंदर जाती है, उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है निकलने के समय, वो फिर फाइनल आउटपुट हमारा निकल के आता है रेनबो। ठीक है, तो अब देखो दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो तुम्हारे पीछे सन है। ठीक है, तुम यहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं सन है, ये सन है तुम्हारा। अब यहाँ पर कहीं वाटर फाउंटेन है। ठीक है, यहाँ पर कहीं क्या है, मान लो यहाँ पर माउंटेन है, ऐसे ऐसे माउंटेन यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर माउंटेन बना हुआ है, यहाँ से पानी ऐसे ऐसे निकल रहा है, और यहाँ से फुहारा निकल रहा है। ठीक है, ऐसे वाटर फाउंटेन बन रहा है, बड़ा सा ऊपर ऊपर सा पानी उठ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो ऊपर उड़ती है। ठीक है, एटमोस्फेयर में ऊपर उड़ती है। अब ये जब एटमोस्फेयर में ऊपर उड़ती है, तो यहाँ से सनरेज जब उनसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो अदर साइड पे ये हल्का सा छोटा छोटा सा रेनबो निकलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब सनी डे होता है ना, बहुत तेज धूप हो रखा होता है, और तुम फाउंटेन के पास जाते हो, तो तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम कभी भी वाटरफॉल के पास जाना, तो जहां पर वहां पर ड्रॉपलेट्स जब ऊपर होती हैं, तो वहां पर देखोगे तुम कि सनी डे में बहुत ही बढ़िया से एक रेनबो बनकर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये भी होता है सेम कंसेप्ट पर, जो कि है तुम्हारा रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द रेन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं और देखते हैं और क्या चीजें हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ठीक है, इस चीज को हम अपने अगले लेक्चर में देख लेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर और भी कुछ कुछ चीजें हैं, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार है, फिर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है, इस चीज को हम देख लेंगे। और फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखेंगे, टिंडल इफेक्ट देखेंगे, और व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। और इसी के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यार आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और बस यार पढ़ते रहो अच्छे से, टाइम वेस्ट मत करो अपना, अच्छे से इफेक्टिव यूज करो, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करो, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बोर्ड्स पास आ रही है, तो जैसे जैसे बोर्ड्स पास आ रही है ना, तो टेंशन बढ़ने लगता है। ये टेंशन तभी कम रहेगा जबकि तुम अभी सिलेबस अच्छे से कवर करोगे, और तुम्हारा रिवीजन के टाइम पर तुम्हारा अच्छा ग्रिप होगा तुम्हारे सिलेबस पर, तभी जाकर टेंशन कम होगा। ठीक है, फाइन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और मिलते हैं अपने थर्ड लेक्चर में, जो कि होपफुली कल या परसों आएगा। और मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे उस लेक्चर में हम। ठीक है फिर, चलो, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहो।